इन दिनों आमजन सबसे ज्यादा महंगाई से त्रस्त है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। लगभग रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे महंगाई चरम पर है। आमजन की पहुंच से पेट्रोल डीजल बाहर निकलता नजर आ रहा है। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग बेहद परेशान हैं कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर कर सके। कोरोना के कारण कारोबार तो पहले ही प्रभावित थे, उसके साथ ही रोजाना तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि ने लोगों की जेब पर बोझ डाला है। बात दिल्ली की करें तो एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल के दाम में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 54 पैसे हो गया है, डीजल के दाम 95 रुपए 24 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 44 पैसे तो डीजल की कीमत 103 रुपए 26 पैसे। कोलकाता में 107 रुपए 11 पैसे पेट्रोल तो डीजल की कीमत 98 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 103 रुपए 61 पैसे पेट्रोल तो डीजल 99 रुपए 59 पैसे। नोएडा में 103 रुपए 74 पैसे पेट्रोल की कीमत तो डीजल 95 रुपए 61 पैसे हो गया है। बेंगलुरु में पेट्रोल 110 रुपए 25 पैसे मिल रहा है तो डीजल 101 रुपए 12 पैसे हो चुका है। हैदराबाद में पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे तो डीजल की कीमत 103 रुपए 94 पैसे हो चुकी है। पटना में पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे मिल रहा है तो डीजल 101 रुपए 86 पैसे हो गया है। जयपुर में पेट्रोल 113 रुपए 74 पैसे, डीजल 104 रुपए 96 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 103 रुपए 52 पैसे तो डीजल 95 रुपए 72 पैसे। गुरुग्राम में पेट्रोल 104 रुपए 15 पैसे, डीजल 96 रुपए 2 पैसे हो गया है। और चंडीगढ़ में पेट्रोल 102 रुपए 54 पैसे मिल रहा है तो डीजल की कीमत 94 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देखिए, ये पेट्रोल डीजल का रेट एक रीजनेबल होना चाहिए। कम से कम आम आदमी के जेब पर इतना नहीं भारी होना चाहिए कि वो उसको परेशान कर सके, और परेशान कर रहा है। इस पे हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अपने टैक्सेस कम करने चाहिए और इतना रहे कि कम से कम 70 रहे, 75 रहे, 80 रहे, आदमी अफोर्ड कर सके। 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या देखिए जिसका समर्थ है वो तो कर लेंगे, लेकिन सबके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमें एक ही चीज हम देख रहा है कि पेट्रोल में ही बढ़ रहा है, ज़्यादा पेट्रोल में बढ़ेगा उसी से इफेक्ट होता है सोसाइटी का ऊपर। अर्थव्यवस्था में इतना मंदी आ गई तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेंगे। अभी कैब वाले भी बोलते हैं कि मैं एक दिन कैब में आ रहे थे, वो बोले हम कैसे सर करें। तो अभी गवर्नमेंट को दूसरा कुछ सोचना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल को आप बढ़ाते जाओ, इसमें बहुत प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रही दामों ने आम लोगों का मानोदम निकाल दिया है। महंगाई जनता पर कहर बनकर टूट पड़ी है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से व्यापार नौकरी बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग किसी तरह से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दामों को लेकर चिंता हो रही है। इसे लेकर लोगों के क्या राय है, ये भी सुन लीजिए। पेट्रोल बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये लगातार पीछे भी कई दिनों बढ़ता रहा है और अब दोबारा से बढ़ रहा है। और हम लोग क्या है कि हम तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरी तो लिमिटेड है, और ये पेट्रोल डीजल के बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। सब्जी, रोटी, ग्रोसरी सब कुछ ही बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को कम से कम कोरोना के टाइम में जो ये एपिडेमिक रहा है, इसमें कम से कम पेट्रोल और डीजल तो नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत और बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ने से बहुत असर पड़ता है। सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं और आदमी की जो रूटीन की लाइफ है उसमें फर्क पड़ता ही है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम जन को बेहद परेशान कर दिया है। तेल के दाम लगातार बेलगाम हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की नाराजगी भी बनती है, क्योंकि यूं ही दाम बढ़ते रहे तो पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल 2018 के बाद कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा हो गई है।
सरकार भी कहती है कि कंपनियां ही डिसाइड करती है पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन आमजन सरकार से उम्मीद कर रहा है कि सरकार या तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लेकर आए या फिर टैक्स में सरकार की ओर से छूट दी जाए ताकि आमजन थोड़ी राहत की सांस ले सके। करनाल में कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें अनाज मंडी में एंट्री नहीं मिल रही। वजह ये है कि उनके खेत यूपी सीमा के अंदर आते हैं, जबकि उनका घर करनाल के अंदर है, जिससे गुस्साए किसानों ने करनाल यूपी बॉर्डर पर जाम लगा दिया। ये वो किसान हैं जो वैसे तो हरियाणा के किसान के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इन किसानों की समस्या मंडियों में फसल की खरीद ना होना या फिर डीएपी खाद का ना मिलना नहीं है, क्योंकि इन किसानों को करनाल की मंडियों में एंट्री ही नहीं मिल रही है। मंडियों में एंट्री न मिलने की वजह से इनकी फसल, जिसकी पैदावार हरियाणा की जमीन में नहीं बल्कि यूपी की जमीन में हुई है। दरअसल ये ऐसे किसान हैं जिनका घर तो हरियाणा में है लेकिन खेत यूपी में आते हैं। यही वजह है कि किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में एंट्री नहीं मिल रही है, जिससे परेशान होकर किसान करनाल में यूपी बॉर्डर के पास अपना मोर्चा खोल चुके हैं। जाम कर लिया, 3-4 बार जाम कर लिया, थोड़ा बहुत हल करते हैं। अभी हरियाणा का पोर्टल दिखाओ जाओ, जब हमारे यूपी का पोर्टल किए हैं, जब हमारी धान नहीं जाने दे रहे तो पोर्टल क्यों किए इन्होंने? ठीक है सर, 25 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से ये काम हो रहा है पोर्टल का। उससे पहले भी जा रहे थे। कोई समाधान तो निकालो या हमें योगी समाधान दे। परेशान किसानों ने जैसे ही यूपी बॉर्डर के पास प्रदर्शन शुरू किया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस भी बीच में फंस गई। अब एक और तो किसान थे जो मंडियों में एंट्री न मिलने से परेशान थे, और दूसरी ओर थी आम जनता जो किसानों के प्रदर्शन से परेशान थी। परेशान लोगों में महिलाओं से लेकर बच्चे भी शामिल थे, जो कई घंटों से जाम खुलने का इंतजार कर रहे थे। यानी अब सामान के साथ कैसे पैदल पुल पार कर जाएगा, और आगे पता नहीं व्हीकल मिले ना मिले। तो भूखे प्यासे बच्चों का बैठना पड़ रहा है। हम लेके थोड़ा ना आए कुछ यहाँ, और किसान थोड़ा ना हमारे को कुछ खाने को देंगे। कब से बैठे हैं हम 9 बजे से बस में बैठे हैं। यहाँ ना पानी है ना पीने का ना कहीं का, बहुत परेशान है। तो पता चला क्यों जाम लगा हुआ है? पता नहीं कह रहे किसानों ने लगा रखा। तो कुछ अपील प्रशासन से, सरकार से, किसानों से करोगे? कुछ नहीं पता, ना किसी ने कोई बात बता रहा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो किसानों की बारीक धान को मंडियों में आने से किसी भी तरह की मनाही नहीं है, लेकिन मोटी जीरी को यूपी से हरियाणा में लाने की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे करनाल प्रशासन की तरफ से हमारे पास निर्देश आए हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे पास यहाँ भेजा हुआ है और पुलिस से अलग से एक पोस्ट बना दी गई है। उस पोस्ट के माध्यम से हमें हमारे यहाँ मोटी जीरी का जो आवागमन है उत्तर प्रदेश की तरफ से वो रोका हुआ है, और यहाँ हमारी जो इलाके की जीरी है वो पहले वो खरीद की जा रही है, उससे के बाद इन दूसरी जीरी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो बासमती जीरी है उसके लिए आवागमन पे कोई रोक नहीं है। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों ने बिडोली पुलिस चौकी की परली तरफ से गुरुद्वारा है, वहाँ उन्होंने कोई गाड़ी लगा के या कोई ट्रैक्टर लगा के रोका हुआ है, और वहाँ प्रशासन से बातचीत हो रही है। हमारे प्रशासन से भी बातचीत हो रही है और उधर के भी हो रही है। इसका समाधान जल्दी निकले। माना कि किसानों की समस्या बड़ी है, लेकिन किसानों के लगाए इस जाम में यात्री भी फंस गए थे, जिनमें से कई मरीज भी थे। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचना था, लेकिन किसानों की प्रदर्शन के चलते वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। तो वहीं किसानों की समस्या को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। देखना यही होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक किया जाता है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक किया जाता है, क्योंकि सवाल किसानों का अनाज मंडी में एंट्री का है, और जाम लगाने के बाद क्या किसानों की समस्याओं पर गौर किया जाता है। हरियाणा में कोरोना का कहर थमा ही था कि अब डेंगू का डंक डराने लगा के। जी हाँ, हरियाणा के कई जिलों से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग और आमजन के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद एक बार फिर से वही डर और दहशत डेंगू ने बना दी। शासन से लेकर प्रशासन तक वैसे तो डेंगू के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और तो और स्वास्थ्य विभाग के बताए अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इतनी सख्ती के बाद भी डेंगू के बढ़ते मामलों में कोई कसर नहीं रखी है, बल्कि डेंगू के और ज्यादा मामले आ रहे हैं। फतेहाबाद में डेंगू के कुल 206 मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में कमी भी देखने को मिली, लेकिन बीते 24 घंटे में डेंगू के 50 नए केस सामने आए। कल तक हमारे टोटल केसेस जो थे वो 206 हो चुके हैं यहाँ पे, और कल जो रिपोर्ट आई थी 50 पॉजिटिव की, वो 2 दिन की रिपोर्ट थी हमारी, जिसके अंदर आया था कि 50 केसेस पॉजिटिव आए हैं। पिछले 4 दिन से हमारा लगातार एक अभियान जो है वो चल रहा है पूरा फतेहाबाद सिटी के अंदर, जिसके अंदर 50 टीमें हमारी लगी हुई हैं। हर टीम के अंदर 2 आदमी हैं और हर 10 टीम के ऊपर एक सुपरवाइज़र है। ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अभी तक हम 11,500 के करीब घरों को चेक कर चुके हैं, जिसके अंदर से 1000 से ऊपर घरों के अंदर हमारे को लार्वा मिल चुका है। वही बात सोनीपत की करें तो सोनीपत में डेंगू के 163 मामले सामने आ चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डेंगू के ज्यादातर केस ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का विषय है। तो वहीं सोनीपत के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों को अस्पताल में घंटों कतार में लगने के बाद इलाज मिल रहा है। टोटल केसेज हैं वो 163 केसेज हैं सोनीपत के अंदर, जिसमें से अर्बन के 55 हैं और रूरल के 108 केसेज हैं। तो जो डेली सैंपल हमारे पास आ रहे हैं सिविल हॉस्पिटल की लैब में, वह करीब 100 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास, जैसे हमने डेंगू वार्ड बना रखा है स्पेशल 16 बेड का, उसके अंदर अभी 10 पेशेंट जो है डेंगू के एडमिट हैं, और जो भी हमारे फिजिशियन हैं उनकी राउंड दी क्लॉक ड्यूटी रहती है, और जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो यहीं पे है। और अगर मान लें प्लेटलेट्स की अगर किसी को बहुत ही अर्जेंसी होती है तो उसके लिए हम खानपुर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को रेफर करते हैं। वहीं करनाल में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं। डेंगू के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल में एक वार्ड अलग से बनाया गया। वार्ड में कुल मिलाकर 10 बेड लगाए गए, जिनमें की डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाएगा। पहले इसीलिए सरकार ने कम से कम फीस रखी हुई थी, लेकिन बाहर प्राइवेट में काफ़ी महंगे वो प्लेटलेट्स मिलते थे और गरीब आदमी को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परंतु सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाते हुए अब सभी के लिए सेवा फ्री कर दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। सैंपलिंग का सिलसिला जारी है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि डेंगू को लेकर जागरूक रहे। भिवानी में एक फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो फौजी है जो अपनी ही पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और खुद ही प्रेम जाल के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी दिनेश दिल्ली में एक लड़की को अपना दिल दे बैठा और वो अपनी पत्नी अन्नू को छोड़ दिल्ली वाली प्रेमिका से प्रेम विवाह करना चाहता था। इसके लिए उसने अन्नू को रास्ते से हटाने के लिए 2 या फिर 3 की अक्टूबर की रात को अन्नू का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस चौकी में शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि उसकी पत्नी अन्नू बिना कुछ कहे घर से लापता हो गई है। जिसके बाद पुलिस ने दिनेश की कॉल डिटेल निकाली तो दिनेश संदेह के घेरे में आ गया। इसकी कंप्लेंट के अनुसार केस रजिस्टर किया है। इसकी वाइफ के मोबाइल नंबर की और इसके खुद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल हासिल की गई। कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया, जिससे ये सामने आया कि ये जो दिनेश है जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है, यह 2 तारीख की नाइट को अपने घर पर आ चुका था। जबकि इसने कंप्लेंट में ये नोट करवाया था कि मैं 4 तारीख को छुट्टी आया। तो जो कॉल डिटेल है उसकी लोकेशन और इसकी दी हुई कंप्लेंट में जो कंट्राडिक्शन आने के कारण, इससे संदिग्ध मामला होने के कारण पूछताछ की गई। यही नहीं,
इस पूरी वारदात को छिपाने के लिए दिनेश अनु के शव को कट्टे में डाल अपनी बाइक पर रखकर एक नहर में फेंक आया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दिनेश को 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। एक और लड़की है सुनीता नाम की, दिल्ली की, उससे प्यार करता हूँ, वो प्रेमिका है और उससे ही शादी करना चाह रहा था ये। उसी के लिए इसने अपनी पत्नी जो अन्नू है उसकी एक डिवोर्स का केस भी कोर्ट में किया हुआ है और इसी वजह से इसने उसकी 2 और 3 की रात को गला घोंटकर हत्या की, शव को एक कट्टे में डाला और अपनी बाइक पर रखते हुए खुबड़ू नहर जो जिला सोनीपत में पड़ती है वहाँ पर उसको कट्टे समेत फेंक दिया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन ये कैसा प्यार जो किसी को किसी की जान लेने पर मजबूर कर दे। दिनेश अब पूरी जिंदगी जेल में काटेगा और उसके इस हत्यारे प्यार की सजा उसकी 2 साल की मासूम पूरी उम्र भुगतेगी। दादरी से 2 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं एक युवती का रेलवे लाइनों के कुछ दूरी पर शव मिला। चरखी दादरी से एक प्रेमी जोड़ी की हत्या का मामला सामने आया, जहां युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं युवती का शव भी रेलवे लाइन की कुछ दूरी पर पड़ा मिला। दरअसल रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि दादरी भिवानी रेलवे ट्रैक पर मानहेरू के समीप युवक का शव पड़ा है और कुछ दूरी पर युवती भी मृत अवस्था में मिली है। सूचना के आधार पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक का शव टुकड़ों में मिला और करीब 300 मीटर दूर युवती का शव पड़ा मिला। पुलिस का कहना है कि जहर खाने से युवती की मौत हुई, तो युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। इस छोरे की जीप भी कुछ लीली हो रही थी, ये रेलगाड़ी का आगे एकदम आके नाड़ धर दी। इससे 3-4 किले दूर एक लड़की जिसका नाम एकता है, डॉक्टर ऑफ शुभराम, ये लड़की जो है ना कायला बडाला की है, तो उसकी डेड बॉडी पाई है। कार्रवाई कर रहे हैं, घर वालों ने किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। ये जो लड़के की है ये आत्महत्या की है इसने, ये बात क्लियर है। युवती के शव को भिवानी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं युवक के शव का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। उससे आगे होगी वो जो कार्रवाई लड़की की है, वह 4 किले दूर है, वो जिला पुलिस भिवानी कर रही है। इसकी कार्रवाई जीआरपी चौकी इंचार्ज सुशील एसआई कर रहे हैं। स्पष्टता होगी उनके घर क्या बूझ के न पता लगेगा भाई ये क्या मामला है। अब तक तो इसकी जो आई विटनेस है वो गाड़ी का ड्राइवर है, जो गाड़ी रेवाड़ी भिवानी है, इसका ड्राइवर है, उसने देखा, उसका आगे आके नाड़ धरी, आत्महत्या की। पुलिस का कहना है कि दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। अब देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। सिंघू बॉर्डर पर हुई शख्स की हत्या के मामले में दोषी तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये मामला लगातार सुर्खियों में है। वजह मृतक लखबीर सिंह की वो वीडियो हैं जो मौत से पहले बनी थी, लेकिन अब जाकर सामने आ रही हैं। सोनीपत की सिंघू बॉर्डर पर दशहरे के दिन एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उस युवक पर आरोप लगाया गया था कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है, जिसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर हुई इस घटना ने सभी के दिलों को दहला कर रख दिया, क्योंकि युवक की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बैरिकेडिंग से लटका दिया गया था। युवक के शव पर धारदार हथियारों से हमले के निशान मौजूद थे। वही मृतक की पहचान पंजाब के तरन तारण के रहने वाले लखबीर सिंह के रूप में हुई थी। अब इस घटना का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में मृतक लखबीर सिंह पैसों की बात कह रहा है और निहंग सरदारों को किसी और सदस्य का नंबर भी दिखा रहा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਐਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੋ मेरे नंबर ऐड करें नंबर ऐड कर अब एक बार फिर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग हैरत में हैं। तो वहीं इस घटना ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के आंदोलन को विवादों में ला दिया। इस मामले में निहंगू ने आरोप लगाया था कि उनके गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी हुई है, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले में अभी तक 4 निहंग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो कि पुलिस के रिमांड पर हैं। लखवीर सिंह की हत्या के बाद मामला लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियां चाहें लखवीर सिंह की वीडियो की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन देखना अब यही होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अंबाला में सिंधु बॉर्डर पर हुए निर्मम हत्याकांड का जोरदार विरोध देखने को मिला। इस दौरान युवा शक्ति दल ने हत्याकांड का विरोध करते हुए पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग की। सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या के बाद युवा शक्ति दल ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा शक्ति दल ने विरोध करते हुए चंडीगढ़ अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर रोष जाहिर किया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और पुलिस ने कई बार युवा शक्ति दल के लोगों को रोकने का प्रयास किया। युवा शक्ति दल ने किसान आंदोलन पर बड़े सवाल खड़े करते हुए सरकार से इस आंदोलन को खत्म करने की मांग की। जब आपने किसान आंदोलन में कहा था कि ये मजदूर किसान का आंदोलन है, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है, जब हमारे भाई को मारा गया तो आज यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे, आज उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? भाई पीड़ित तो पीड़ित होता है ना, तो पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ जा सकते हैं, उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? किसान नेता रातों रात लखीमपुर खेरी पहुँच सकते हैं, इस पंजाब के पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? वो जांच का विषय है, कोई भी उसमें अपराधी हो उसे कानून सजा देगा। आप लोगों की तरफ से जाम किया गया था, कितनी देर जाम रख गया? नहीं, हम जाम का भी और भी जाम करेंगे, हमें चाहे जेल भेजे, मार दे, हमारी हत्या कर दे पुलिस प्रशासन, हमें डर नहीं है। लेकिन ये एक एक करके जिस तरीके से वहाँ पे हमारे लोगों को मारा गया, ये बर्दाश्त से बाहर है। इस दौरान युवा शक्ति दल ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसको लेकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने कहा वो उनकी मांगों को उपायुक्त तक पहुंचाएंगे। तो ज्ञापन के अंदर इन्होंने इनकी मांग जो लिखी हुई है, ये मैं उपायुक्त महोदया को आगामी कार्रवाई तो प्रेषित कर दूंगा। आज ये ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया हुआ है और मैं अपना पूरी उम्मीद जताता हूँ कि इनके ऊपर माननीय सरकार का ये हमारी मांग। वहीं मौके पर मौजूद एसएचओ ने बताया कि युवा शक्ति दल को समझाकर जाम को खुलवाया गया है। उन्होंने बताया कि युवा शक्ति दल ने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा है। हाईवे जाम नहीं किया, प्रयास किया है, साइड पे ट्रैफिक चलती रही, कोई जाम नहीं हुआ है। इनको समझा के साइड में कर दिया गया था, जाम नहीं हुआ। इनके समझ गए थे, इन्होंने अपना एक ही मांग की थी कि यहाँ पर डीसी साहब को बुलाया जाए। तो डीसी साहब हर जगह नहीं पहुँच सकते, तो मजिस्ट्रेट साहब जो आए हैं उन्होंने इनका जो है मांग पत्र ले लिया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा, तो वहीं युवा शक्ति दल ने किसान आंदोलन पर बड़े सवाल खड़े करते हुए सरकार से इस आंदोलन को खत्म करने की मांग की। अब देखना होगा इस घटना के बाद किसान आंदोलन पर इसका क्या असर होता है।